Hello dear students, and in this session for All India Mains Simulated Test for Environment and Ecology, we'll be discussing the major questions that have been asked in environment and ecology. Precisely, we have 5 major questions which are covering the various domains of environment and ecology. The first question that we can look into this speaks about the various different sites of mangroves in India and their importances in ensuring ecological balances and the measures that have been taken up to ensure the restoration and maintenance of mangroves. अभी इस टाइप का क्वेश्चन जब हम देखते हैं, then the type of questions are those which contain much amount of the basic aspect, right? क्योंकि mangroves जब आप पढ़ोगे तो mangroves are those type of topics which are constantly there. PT में भी पढ़ते हो, mains में भी पढ़ते हो, एक ecosystem point of view से mangrove को पढ़ते हो, तो मैंग्रोव्स बेसिक हो जाते हैं. अब जब आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई एक बेसिक टॉपिक दिखता है या पर्टिकुलरली ऐसा टॉपिक दिखता है जो हम बोले स्टैटिक के जैसा है, यहां पे क्वेश्चन में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे स्टैटिक प्लस करंट दोनों पूछा है. देखो इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है दैट इज हाईलाइटिंग द मेजर मैंग्रोव साइट्स एंड देयर इकोलॉजिकल बैलेंसेस, इकोलॉजिकल यूजेस. This is the static portion of the question. The second one, the measures that have been taken up to restore and maintain the mangroves, ये इसका dynamic section है, क्योंकि यहाँ पे current affairs भी आ जाएगा, यहाँ पे constantly जो policy making है, यहाँ पे जो usually चीजें चल रही हैं वो सारी चीजें भी आ जाएंगी. अब ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं तो कई बार हम लोग जब आंसर्स लिखते हैं उसकी एक प्रॉक्सिमिटी को समझना इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में जरूरी है. प्रॉक्सिमिटी से ज्यादा बेटर है हम ये बोले कि इसके बैलेंस को समझना जरूरी है. आंसर का बैलेंस कैसा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दोनों चीजें हमको देखने मिल रही हैं. स्टैटिक पोर्शंस भी देखने मिल रहे हैं और डायनेमिक पोर्शंस भी देखने मिल रहे हैं. कई बार स्टूडेंट्स स्टैटिक को ज्यादा लिख जाते हैं. अब अगर ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास अगर ये से 150 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में भी है, तब भी हम कई बार को कुछ स्टूडेंट्स करेंगे कि स्टैटिक पोर्शन ज्यादा लिख देंगे, करंट अफेयर्स की सिर्फ पॉलिसी को मेंशन करके वहां से साइन हो जाएंगे. यहां पे एक बहुत अच्छा बैलेंस हमको क्रिएट करना चाहिए, विच इज 50:50 का बैलेंस हमको क्रिएट करना चाहिए. हमारे स्टैटिक पोर्शन को भी हमें 50% से ज्यादा नहीं लिखना है, डायनेमिक पोर्शन को भी 50% से ज्यादा नहीं लिखना है. किसी एक जगह पे ज्यादा वेटेज नहीं देना है इस क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन इक्वली दोनों पार्ट्स को पूछ रहा है और क्वेश्चन इक्वली दोनों पार्ट के इंपॉर्टेंस को पूछ रहा है, राइट? तो अभी ऐसे क्वेश्चंस को जब लिखोगे तो स्टैटिक पोर्शन इफ वी अंडरस्टैंड, देन ऑफ कोर्स व्हाट आर द मेजर मैंग्रोव साइट्स एंड देयर इकोसिस्टम इंपॉर्टेंस, देन द मेजर मैंग्रोव साइट्स दैट यू फाइंड इन इंडिया, पिचावरम मैंग्रोव which is one of the largest standalone mangrove of India. Then we also have Bhitarkanika mangrove, of Odisha. Then we also have Sundarbans. Then we also have mangroves in Andaman. Right? Then the Gulf of Kutch also has mangrove. Right? All of these, they remain as one of the major mangrove sites in India. Precisely when we speak about mangroves, they do have large scale ecological role also. अब यहाँ पे जब हम ecological roles को लिखने की कोशिश करते हैं तो ये दो तरीके से आप लिख सकते हो. पहला तो क्या है, सिंपल प्लेन आप लिख दो कि ecological roles क्या क्या है भाई. This is important for reducing coastal erosion. Second, it is important for we can say maintaining coastline. Also, it reduces mechanical pressures on coast. Then there are important biodiversity sites. Then they also help in water storage and water purification because they are also associated with the coastal wetlands.
so they may remain as those which may be important for the water purification etc also, right? ये एक important aspect हो सकता है, ये एक तरीका हो सकता है for writing the major significances of mangroves that we have. एक तरीका और इसमें हम use कर सकते हैं, that is by listing all the mangroves that we have, fine, right? And then precisely we can write the major importance of that particular mangrove in that particular area. जैसे पिचावरम लिखोगे तो पिचावरम is important for maintaining the coastal saline habitats also. Then the Bhitarkanika is important for the nursery sites for majority of the important biodiversities in India, olive, red turtle, etc. Sundarbans remain important as one of the major delta conditions and is important for the overall existence of ecological characters in India and Bangladesh. Andamans is one of the important storehouse, or we can say the site for the majority of the endemic species existing in India. वो एक important aspect हो जाएगा. या फिर कच्छ के बारे में, कच्छ के point of view से लिखोगे तो कच्छ remains important because it is an extension of majority of the salt pans present. So the exclusive biodiversity is present. ऐसा एक तरीके से आप लिख सकते हो, charting all these things. एक तरीका और हो सकता है जिसको आप लिख सकते हो, just mention the major sites that we have, precisely कहाँ पर है उसका एक simple significance लिख सकते हो. That okay, fine. हमने लिखा भीतरकनिका, लिख दिया important for olive ridley turtles. पिचावरम लिख दिया important for saline habitats. That's it. फिर इसके बाद the majority of the ecosystem services. अब जब आप ecological interaction या ecological importance की बात करते हो तो characterizing any particular ecosystem based on the ecosystem services ये एक अच्छा aspect हो सकता है of writing the things. ये दो चीजों को indicate करता है. पहला, the student understands about the basics of or the basic concepts of the subject that you have. Plus ये exclusively सारी चीजों को अच्छे तरीके से arrange करने में helpful हो जाएगा. We have 4 major types of the ecosystem services. We can simply mention the ecosystem services provided by the mangroves. इसके बाद आप provisioning services में लिख लो. Provisioning services में food, fiber, wood, fuel, etc. These are all provided by mangroves, right? फिर उसके बाद supporting services लिख लो. Supporting services में water storage, water purification, supporting services में reducing or reduction of the soil erosion or reduction of the coastal erosion, maintaining the coastline. This all can come up. Then we can also write down regulating services. Where in regulating services, water harvesting, specifically in the coastal areas. Then in the regulating services, majority of the nutrient cycling, maintenance of sediments, present in the coastal ecosystems. One of the important is climate regulation, because they become one of the major storehouse of greenhouse gases. So blue carbon storehouse. And then the majority of cultural services that we have. अब इसमें हमको एक एडवांटेज ये मिलता है कि हम प्रिसाइसली ब्रेक डाउन कर सकते हैं ऑफ द इम्पोर्टेंसेस, द इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसेस ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमसे इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसेस को ही पूछ रहा है. इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, any ecosystem can maintain an ecological balance by providing or by giving or through its ecosystem services, because it then maintains the overall ecosystem also. तो आप cultural services में spiritual services, tourism etc, recreation etc, all of these they can be written. यहाँ पे इस तरीके से लिखने में हमें ये होगा कि we can categorize it properly and we can place it properly also. We can provide better presentation over here also as far as writing these things are concerned. तो इसको आप maintain कर सकते हो. There are 2-3 ways of writing it. Any of these ways can be important or any of these ways can be adopted. ज़्यादा better way मेरे point of view से ये लगता है कि हमको इस तरीके से लिखना, mentioning the basic ecosystem sites and then going for this, right? अब इसमें हम कहीं ना कहीं chances ला सकते हैं कि हम अपने
जो वर्ड लिमिट्स को है उसको भी चेक में रख सके, because we don't have to go for beyond 120 words over here in writing all these things. Otherwise क्या होगा, explicitly write down, we can keep on writing it down, right? एक एक चीज को लिखोगे, फिर उसकी सर्विसेज को लिखोगे, फिर उसके बाद उसके इंपॉर्टेंसेस को लिखोगे, उसको एक्सप्लेन करने बैठोगे, then you will automatically go beyond your word limit also. तो यहाँ पे when you have to maintain it in a word limit, try and write more smartly, and while you write smartly you should also represent in your answer that you understand the basic things. जब आप बेसिक को लिख रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट, you have to reflect कि आपको बेसिक आता है, right? That at least you must take into consideration. Then there could be the initiatives for restoration or conservation initiatives that we can speak about. तो conservation initiatives को आप दो तरीके से break down कर सकते हो. Number one, you can take up Indian initiatives. You can take up global initiatives. राइट, आप प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ऐसे बना सकते हो, एक फ्लो चार्ट फॉर्म में बना सकते हो, मेंशन कर सकते हो, या फिर सेपरेटली भी लिख सकते हो, कीपिंग इनटू चेक योर वर्ड लिमिट्स इटसेल्फ, राइट? बोथ ऑफ देम कैन बी वन ऑफ द एस्पेक्ट. यहां पे पहले मेंशन कर दो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, नोटिफिकेशंस ऑफ 2019 लेटेस्ट है तो हम उसको लेके चलेंगे. CRZ 2019, इसमें अगर चाहो तो पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देगा दैट मैंग्रोव्स और दी CRZ1 maintains the overall sites of the mangroves over here, right? Developmental activities are being terminated over here. Eco-sensitive zones are also being created as buffers for the mangrove. ये aspect हो सकता है. Second, MISHTI initiative that we have right now started from 2022 for the conservation of the mangrove specifically. वो initiative ले सकते हो. Apart from this, Wildlife Conservation and Protection Act conserves the wild species of flora and fauna in the Indian mainland. तो वो उस mangrove के conservation में भी important हो जाता है. The Indian Forest Act that we have, (1980), that helps in conservation of the mangroves and sustainable use of the mangroves also is being provided. Plus, it also helps to maintain the land rights associated with the mangroves. ये भी हो सकता है. Then, Water Prevention or the Water Act, because water bodies से associated है, तो Water Act 1972 will help to reduce pollution, which in turn helps to maintain the ecosystem, right? तो ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है जहां पे हम चीजों को लिख सकते हैं. प्लस द बायोडाइवर्सिटी एक्ट, (2023) अभी अमेंडमेंट्स में चल रहा है, तो ये हम मेजर ले सकते हैं. 2023 अगर इसमें देखोगे तो कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम रीजन्स, ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम्स, राइट? Creating equitable sharing of benefits out of these ecosystems, also maintaining ecosystem and community participation across ecosystems. All of these, they have been taken up as majority of the things which have been taken up, right? Then coral and mangrove initiatives, of Ministry of Environment and Forest since 1976 for the conservation of the coral and the mangrove areas. Precisely. Island protection zones and extension of CRZ, IPZ also, अंडमान एंड निकोबार में मैंग्रोव्स प्रेजेंट है, उनके कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट हो जाएगा. एक बेसिक आउटले बनता है जहां से हम प्रिसाइसली कंजर्वेशन की तरफ जा सकते हैं. Then global initiatives, if we can look into, or global initiatives that we have taken up for the conservation of the mangroves also. Then mangrove for future, where United Nations Environment Program and IUCN takes into consideration for the overall maintenance of the mangroves also, specifically in the Southeast Asian region. The important initiatives have been taken up. Mangrove and climate initiatives. MAC initiative, which is being taken up for the overall conservation of the mangroves also.
right? Then the not directly but indirectly Ramsar Convention, which helps to maintain and conserve the water bodies associated. So mangroves are also indirectly conserved. Then maintenance of the coastal ecosystems or maintenance of the marine ecosystems also through international initiatives which are being taken up. MARPOL over here, right, which helps to reduce, although it is reduction of pollution in the marine areas or reduction of pollution from the ships in the marine areas, but that will also help to in turn help in overall maintenance of the मैंग्रोव बेस्ड इकोसिस्टम, ये भी आपको हेल्प कर सकता है, राइट? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी अनक्लोज जो टेरिटोरियल वाटर एक्सेट्रा को कंजर्व करता है, तो फिर मैंग्रोव जोन्स जो बनती हैं उसमें किसी भी एक कंट्री के इनिशिएटिव्स को रिकॉग्नाइज भी करता है. सो ऑल ऑफ दीज इससे रिलेटेड और प्लस एक दो छोटे छोटे चीजें जो है, राइट, दे कैन ऑल हेल्प इन क्रिएशन, दे कैन ऑल हेल्प इन मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन ऑफ द मैंग्रोव्स ऑल्सो. जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हमको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप फ्लो चार्ट फॉर्म में बना करके लिख दो, या फ्लो चार्ट फॉर्म में पहले मेंशन कर दो इंडियन ये फिर इंपॉर्टेंट जो लगते हैं उनके साइड बाय साइड आप उसको मेंशन कर सकते हो, राइट? इसमें एस्पेक्ट, इसमें एडवांटेज क्या हो जाएगा इस तरीके से लिखने में, पहले ही आपने सब मेंशन कर दिया, तो जब एग्जामिनर देखता है तो ओके फाइन, ही नोज मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स. फिर आप जो इंपॉर्टेंट बन जाए, CRZ है इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्टली वाटर एक्ट का क्या यूटिलिटी है वो नहीं है. तो इन सब चीजों, इसमें फिशरीज एक्ट भी आ जाएगा विच हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द कोस्ट लाइन, तो ये भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है इन ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ द मैंग्रोव बेस्ड इकोसिस्टम. तो ये सब चीजें आप मेंशन करके फिर जो इंपॉर्टेंट बन जाए, जो डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, CRZ हेल्प कर रहा है, फॉरेस्ट एक्ट हेल्प कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हेल्प कर रहा है, तो इनको इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो. इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो मिष्टी हो गया तो उसके बारे में एक इनिशिएटिव दे सकते हो, प्लस इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में एक एस्पेक्ट लिख सकते हो. तो ये सारी चीजें आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में हो जाता है. देखो जब भी आंसर लिखते हो, इट इज नॉट ओनली अबाउट द कंटेंट, not only also about context but also about the way you present the context, right? तो अगर आप exclusively उसको वैसा लिखोगे और आप eventually दिखाओगे एग्जामिनर को कि okay fine you know it, right, rather than कि वो point wise आप लिखते चले जाओ, obviously सारे लोग वैसे ही लिखने वाले हैं. तो how you are different in writing the answer, right? Content तो सबके लिए same है, context भी सबके लिए same है. You can be different in writing the answer in that way that by changing these sets of presentation that you can create. तो ये some of the ways of writing this particular answer could have been this, right? Next question अगर हम देखते हैं, then the second question that we have in the environment and ecology is the considering the rising instances of water stress in different parts of the world, what are the alternative solutions available to address this issue, right? अभी the question directly speaks about the water conservation, ठीक है? अब लेकिन क्वेश्चन के एक हिडन एस्पेक्ट भी है. वो हिडन एस्पेक्ट क्या? ऐसे क्वेश्चन जब आप देखते हो वेयर कंसीडरिंग राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ वाटर स्ट्रेस, इसने ये नहीं पूछा व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर स्ट्रेस और वाटर स्कैर्सिटी, राइट, एट द ग्लोबल लेवल. इसने बोला है कि देयर इज वाटर स्कैर्सिटी. नाउ यू टेल मी अबाउट द initiatives that you can take up for water conservation. क्वेश्चन का लैंग्वेज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट, लेकिन इसके हिडन मीनिंग्स को अगर हम समझेंगे, बीनीथ द लेयर समझेंगे, तो इस क्वेश्चन को हमें दो तरीके से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. ऑब्वियसली इसका ब्रेक डाउन एक 30:70 के रेशियो में जाता है. कैसे? हमें 30% पार्ट वो देना होगा जो इसमें डायरेक्टली आस्क नहीं है लेकिन इसके इन्फरेंसेस में. वो क्या है? What are the reasons for increasing water stress? Reasons of water stress. ये एस्पेक्ट आपको पहले देखना हो. You have to define this particular thing first, right? What all reasons are causing or what all things are causing. But यहाँ पे mind you,
इसमें भी हमको एक बात ये भी देखनी है कि इसको हमको 30% से ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि ये अप्लाइड और इम्प्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन है, डायरेक्टली आस्क्ड एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं। अगर वो दो तरीके से लिखता, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली लिखता कि व्हाट आर द रीजंस कॉजिंग द वाटर स्ट्रेस इन द वर्ल्ड क्वेश्चन मार्क, देन सेकंड पार्ट लिखता explain about the alternative solutions available to address this particular issue, तो यहां 50-50 की बात हो जाती। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये इम्प्लाइड एस्पेक्ट में स्टूडेंट के एंड पे छोड़ दे रहा है कि वो वाटर स्ट्रेस को लिखना चाहता है कि नहीं लिखना चाहता। वो सीधा सीधा पूछता है हाउ वुड यू एड्रेस द इशू, राइट। तो ऑब्वियसली इसका एक इम्प्लाइड एस्पेक्ट तो है, पर उसको हमको एक बाउंड्री के बियॉन्ड नहीं लिखना है, सिर्फ वही नहीं लिख देना है, क्योंकि लिखना क्या है, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके बारे में लिखना है। सो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि हमें 30% पार्ट इस क्वेश्चन में देना है अबाउट द रीजंस ऑफ वाटर स्ट्रेस। ये वाटर स्ट्रेस क्रिएट क्यों हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं इसमें। वी नो ऑल दीज थिंग्स। उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में अगर आप फ्लो फॉर्म में लिखोगे या फ्लो चार्ट फॉर्म में लिख दोगे अच्छा है, डायग्राम फॉर्म में लिख दोगे और अच्छा है। वाटर स्ट्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड, एक डायग्राम बना दिया तो आपने इन्फॉर्मेशन भी लिख दी और अपने वर्ड लिमिट्स को भी थोड़ा सा चेक में रख लिया। दूसरा तरीका हो सकता है प्लेन सिंपल पॉइंट वाइज मैनर में आप सिंपली लिख दीजिए अबाउट व्हाट आर द रीजंस फॉर वाटर स्ट्रेसेस अक्रॉस द ग्लोब। सो ओवर पॉपुलेशन, right, over exploitation, right, then pollution, fragmentation of water bodies, urban development and encroachment, right. Apart from this, हम देख सकते हैं the reasons where climate change comes into play, where the rainfall patterns have changed, the availability of the fresh water have changed also, right? ये कुछ patterns हो सकते हैं। Then the over extraction or over extraction of underground water, right, illegal trade of water, plus one of the largest is non-storage and non-harvesting. We do not store much amount of the water, ये सब major reasons हो जाते हैं creating the major water stress across the country or across the world also, right? Now the other part of the question which speaks about what are the alternative solutions available to address this particular issue. Simply, it is not about how will you create alternative water resources. It is about what are the solutions to counter the water stress, right? Simple question है, simple explanation हो सकता है, but इस पे हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। 70% of this particular question, तो इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है? The technological solutions. The technological solution speaks about the desalination plants, etc., where we can desalinate the oceanic water and can bring it into utility also, right? Or waste treatment, or precisely sewage treatment strategies. ये तीन तरीके से हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. This primary, secondary and tertiary waste treatment or sewage treatment would also help us in
creating gray water reuse also. ये भी एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हो सकता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, वाटर हार्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजिकल मेजर हो सकता है विच कैन हेल्प इन कंजर्विंग वाटर ऑल्सो, क्योंकि इसमें हम टूल्स मेथड्स को यूज कर सकते हैं फॉर हार्वेस्टिंग. वी कैन क्रिएट हार्वेस्टिंग कॉलम्स ऑल्सो, वी कैन क्रिएट हार्वेस्टिंग चैनल्स ऑल्सो, वो सब हेल्प हो सकता है, राइट? फिर इसके बाद हम इनिशिएटिव्स ले सकते हैं फॉर, वी कैन से, दी सोशो इकोनॉमिक initiatives or solutions. Then सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाटर स्कैर्सिटी को क्रिएट करने का, द कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स द सोसाइटीज और द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पॉपुलेशन फॉर यूज एंड डिसयूज ऑफ वाटर ऑल्सो, राइट? प्लस द मिसयूज ऑफ वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट. तो सबसे पहला सोशियो इकोनॉमिक सोल्यूशन क्या होगा? Awareness and community participation in water management, water maintenance also, right? Equitable sharing of water. Urban, rural, एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, ये सब में एक इक्विटेबल शेयरिंग बनानी होगी. किसी का राइट या किसी का इंटरेस्ट हम कॉम्प्रोमाइज करके दूसरे को वाटर अवेल नहीं करा सकते हैं. अगर करेंगे तो दूसरा कहीं ना कहीं वाटर स्कैर्सिटी में होगा हमेशा. So we have to maintain a particular aspect. We have to create a particular aspect that, okay, fine, we will create an equitable sharing of water also. The water must be shared amongst all different stakeholders of water also, or all different communities associated with water also, right? उसको एक एस्पेक्ट में हमें लेना होगा. प्लस एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट्स, बट एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक में भी आ सकते हैं, एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट्स टेक्नोलॉजिकल में भी आ सकते हैं, वेयर वी कैन improve upon the irrigation tools, irrigation methods which are being used. Sustainable irrigation or micro irrigation, where we can have drip, sprinklers, etc., which are being used, mulching, which helps in reducing the overall water from soil also. The evaporative losses of water would be lesser in that case. Then improving upon sustainable practices, right? इसमें आ सकता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग एटसेट्रा, सो दैट द ओवरऑल pollution from the runoff, pollution of water bodies from the runoff can be reduced, right? Plus सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में हम ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिसेस को भी ले सकते हैं. इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, which may include practices like having the pit and pot irrigation, right? फिर उसके बाद हम practices ले सकते हैं, like for example we can improve upon the overall water availability near the farmlands, so pondages and boweries etc., the traditional water bodies which are being created, right? Check dams, obstructions in water flow also, that helps to check water erosion, water loss also, as well as the soil erosion, right? ये traditional irrigation methods को भी use करके we can improve upon the agricultural loss of the water also, right?
Then, right, improving upon the water retenance of the soil. Mulching, mixing up of organic matter, mixing up of the limestone with soil also, reducing any kind of the chemical stress over the soil also, reducing the salination of the soil also. All of these, they could be sustainable practices that can be implied upon with agriculture so as to maintain water also. Right. So this may also include water harvesting, water storage as well. Right. तो ये एक सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दी अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑल्सो, सोशियो-इकोनॉमिक में अर्बन एंड रूरल वाटर मैनेजमेंट, राइट, ये इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है. प्लस फिर वी कैन ऑल्सो हैव अ पॉलिसी इनिशिएटिव और द पॉलिसी एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी सॉल्यूशंस ऑफ इट ऑल्सो. जहां पे वेरियस इनिशिएटिव्स कैन बी स्पोकन ऑफ इसमें, राइट. सबसे पहले तो वाटर एक्ट हमारा है, रिड्यूसेस पोल्यूशन. इसमें मेंशन सिंपली आप जो इनिशिएटिव है और उसके एस्पेक्ट को मेंशन कर सकते हो. वाटर एक्ट ऑफ 1972 रिड्यूसेस पोल्यूशन, राइट. देन कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाटर बॉडीज हैव बीन डन सेपरेटली, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल रिवर्स का पोल्यूशन और रिवर बेसिन्स को कंजर्व करने के लिए नमामि गंगे एंड we also have National River Conservation Plan, NRC 1995. This will all help to conserve rivers, right. Then conservation of the wetlands, etc. Wetland rules, where wise use of wetlands have been spoken of since 2017. We have that also, right. For maintaining drinking water purposes or drinking water utilities also, Jal Shakti Abhiyan. Then for maintaining the underground water, Atal Bhujal. And overall management of the watershed, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. That helps to maintain the flood prone area as well as the drought prone areas also and reduce the stresses over these, right. All of these. Then National Water Mission also under National Action Plan for Climate Change. ये भी help करेगा in maintenance of water. ये precisely important aspects है. River city alliances है, interlinking of the rivers है, which will also help in maintaining water table across the rivers also, right. जो एक long term policy या futuristic policy missions के जैसे हो सकता है. Future क्या होगा? We have to create a new policy for water management. इसके बारे में भी हमको we should mention that what should be the futuristic aspect of it. The futuristic aspect of it must be a new water policy. Although we do have a policy since 2012, but a new water policy according to the challenges that we have seen with increasing urbanization as well as the challenges that we have seen with the climate change also. ये कुछ aspects हमको ले लेना चाहिए. Keeping into consideration climate change, keeping into consideration population rise, keeping into consideration higher rate of urbanization, इन सबको लेके वी हैव टू क्रिएट इनिशिएटिव्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वाटर बॉडीज, राइट. सो फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज में हम द न्यू वाटर पॉलिसी, द रिवर लिंकअप प्रोजेक्ट, इसको भी ले सकते हैं. etc., which will also help us to maintain the overall river basins as well,
राइट। तो ये सारे पॉलिसी सॉल्यूशंस को भी आप लिख सकते हो, which will form the three aspects or the three bundles of, we can say, the solutions which are being created, right? Technological solutions or alternatives, socio-economic alternatives and the policy alternatives which can be mentioned. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और स्पेसिफिकली आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। टेक्नोलॉजिकल और सोशो इकोनॉमिक को एक साथ मिक्स करके लिख सकते हो, that these initiatives are being taken up for conserve water and these are the policies which are being taken up for conserving water. Both of it can be mentioned. इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, एक सिंपल टेबल बना सकते हो और उसमें मेंशन करते जाओ, तो वो वर्ड लिमिट को चेक करने में भी हेल्प करेगा, राइट। व्हाटएवर मे बी द केस, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो इस क्वेश्चन में आपका मेजर एम्फेसिस होना चाहिए ओवर द सेकंड पार्ट, इसलिए हमने ज्यादा एक्सटेंडेड पार्ट किस फॉर्म में लिया है, ऑन द सॉल्यूशंस, बट इसका एक हिडन पार्ट भी है विच इज ये 30% बेसिक्स को आपको लिखना जरूरी है इस क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हमें टैकल करते समय ध्यान देना चाहिए। अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव, ये क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, राइट। अभी क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव्स में या एनर्जी इनिशिएटिव्स में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वेयर we are trying to bring in cleaner technologies or we are trying to bring in technologies which can clean down the coal use, क्योंकि अभी for futuristic aspect if we understand also, India would not be in a particular state to come down to net zero by 2070, right, which India has also committed to, that we would be reaching up to the net zero conditions of 2070. Now what does this net zero means? The amount of carbon dioxide that would be emitted, the amount of carbon dioxide that would be absorbed would be foremost equal over here. अब इसके लिए दो चीजें, या तो we can keep on burning the or we can keep on emitting the carbon dioxide which or greenhouse gases which we are emitting at this point right now and increase the overall forest cover up to a certain point, कि वो जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो नेट जीरो है, मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाला उतना एब्जॉर्ब कर लिया, वो नेट जीरो। अब हमारे पास फॉरेस्टेशन को करने का भी एक लिमिट है, जिसके बियॉन्ड 33% फॉरेस्ट के बियॉन्ड हम जा नहीं पाएंगे। ये हमारे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमारी लैंड यूज नीड्स के अकॉर्डिंग भी है, और प्लस क्लाइमेट चेंज का जिस तरीके से इफेक्ट हमको देखने मिल रहा है, दी चांसेस ऑफ हैविंग फॉरेस्टेशन अक्रॉस इंडिया और चांसेस ऑफ हैविंग फॉरेस्ट विच इज मोर देन 33% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन इंडिया, थोड़ा सा वो थिन चांसेस है उसमें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें एक ऐसे एस्पेक्ट पे आना पड़ेगा दैट वी हैव टू रिड्यूस द कोल बर्निंग, राइट। अब कोल बर्निंग को अगर रिड्यूस करना है तो कोल बर्निंग को रिड्यूस करने के या कोल बर्निंग के इफेक्ट्स को रिड्यूस करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है? पूरा का पूरा कोल बर्निंग को ही कम कर दो, राइट, प्लस अपनी एनर्जी नीड्स को क्लीन एनर्जी पे ले जाओ, सोलर के लिए ले जाओ, विंड के लिए ले जाओ, और एस्पेक्ट्स के लिए ले जाओ। इसमें भी एक लिमिटेशन है, सोलर का अपना लिमिटेशन है कि हम इन हाउस या इंडिजिनस तो है नहीं इस टेक्नोलॉजी में, वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोलर पैनल्स। कहीं ना कहीं हमको इंपोर्ट से सोलर पैनल्स या रेयर अर्थ मेटल्स को लाना ही पड़ता है, तो वो डिपेंडेंसी तो बनी रहेगी। इसका ये भी मतलब है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम नेट जीरो के लिए जाने लगेंगे तो सोलर एनर्जी दो अभी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट के जैसे दिख रहा है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे आके सैचुरेट हो जाए, किसी एक पॉइंट पे उससे बियॉन्ड जा पाना सोलर एनर्जी के लिए हमारे पॉसिबल नहीं। वैसा ही कंडीशन कहीं ना कहीं हमारे विंड एनर्जी के साथ भी है। विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटीज हमारी बहुत हाई है, लेकिन वो भी एक सैचुरेशन पॉइंट पे जाएगा विंड एनर्जी जनरेशन। और दूसरा बात क्या है, विंड एनर्जी जनरेशन के साथ साथ जो कोस्टल विंड एनर्जी जनरेशन या ऑफशोर विंड एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं उस पर थ्रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ स्टॉर्म्स की फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा ये सब बढ़ता जा रहा है, एंड अ लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रेट वुड बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दैट। तो अभी अगर आप ये सारी चीजों को फैक्टर इन करोगे तो ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी को भी बढ़ा पाना, एकदम से कैपेसिटी बहुत हाई कर पाना इंडिया के लिए नियर फ्यूचर में बहुत पॉसिबल नहीं है। प्लस इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स मच अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और सारा पैसा भी लगाना पड़ेगा उसमें। प्लस हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं इन क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट्स के, उसकी लिमिटेशन है। ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट फाइनेंस के थ्रू हमको टेक्नोलॉजीज मिलेंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड से या और दूसरी चीजों से हमको टेक्नोलॉजीज तो मिलेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत डिले है।
और वो तो इक्विटेबली सारी कंट्रीज को मिलेंगे तब हमको मिलेंगे, हमें स्पेसिफिकली तो नहीं मिल रहा। तब हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे एस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा। इन सब चीजों से एक चीज निकल के आती है, वो चीज क्या है, दैट वी आर नॉट इन अ पर्टिकुलर स्टेट टू लीव कोल बेस्ड एनर्जी इन नियर फ्यूचर, ठीक है, लेकिन हमारे अपने इमीडिएट एमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं जो हमने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अगेंस्ट पेरिस एग्रीमेंट एक सेट करके रखा हुआ। तो अगर पेरिस एग्रीमेंट में हमको अपने एमिशन टारगेट्स को मीटअप करना है, लेकिन साइड बाय साइड एनर्जी कोल से बनाते रहना है, क्योंकि कोल की एनर्जी हमारे पास कॉन्स्टेंसी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कोल हमारे लिए चीप डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी चेक में रहती है, ऑलरेडी वर्किंग थर्मल पावर प्लांट्स है हमारे पास, तो ये सब एक एडवांटेज है हमारे लिए कोल का। तो अगर हमको कोल को यूज करते रहना है और साथ में हमको अपनी एनर्जी, अपने एनर्जी जनरेशन से निकलने वाले जो एमिशंस हैं उनको कंट्रोल में रखना है, तो दोनों चीजों को करने के लिए क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं, वेयर वी कैन डेवलप सर्टेन मेथड्स की कोल बर्निंग से निकलने वाले जो एमिशंस हैं उन एमिशंस को हम रिड्यूस कर दें। अगर वो एमिशंस रिड्यूस हो जाएंगे तो डिस्पाइट बर्निंग द सेम क्वांटिटी ऑफ द कोल राइट नाउ दैट वी आर बर्निंग, फ्यूचर में भी अगर हम उतना ही कोल बर्न करते रहे तो भी उससे होने वाला पोल्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इवेंचुअली क्या होगा, जब पोल्यूशन एमिशन ही कम हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन का जो टारगेट है वो भी फुलफिल हो जाएगा, हम अपने नेट जीरो तक इजीली पहुंच सकते हैं। सो इफ कंट्रीज लाइक इंडिया which have to create a balance of traditional energy generation and the new and non-conventional energy generation, अगर ये बैलेंस क्रिएट करना है तो उनके लिए ऐसे टेक्नोलॉजीज जो क्लीन कोल टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें एक क्लीन कोल टेक्नोलॉजी में भी एक एस्पेक्ट बनता है which is फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। अब इसमें टर्म को समझो तो फ्लू गैस क्या है, the one which is being emitted out after burning or the one which is emitted out of the thermal power plant, इसको फ्लू गैस बोलते हैं। इस फ्लू गैस में से सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना इज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो प्रिसाइसली जब आप इस तरीके का क्वेश्चन देखते हो, व्हाट इज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, हाउ डज इट हेल्प्स इन डिकार्बनाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड कर्बिंग एयर पोल्यूशन। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है which is 50:50 क्वेश्चन, राइट। ऑल्दो इस तरीके का क्वेश्चन टेक्नोलॉजी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एनर्जी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है, तो ये साइंस टेक में भी आ सकता है, ये एनवायरमेंट में भी आ सकता है, राइट। ओवर हियर जो पहला पार्ट है, वी हैव टू राइट डाउन व्हाट इज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या टूल्स उसमें यूज होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिकार्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल प्लांट एक्सेट्रा, ये सब क्या, राइट। तो इसको अगर देखोगे तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को करने, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन इज रिड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर आउट ऑफ द एमिशंस ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स और बर्निंग अप ऑफ द कोल। इसको कर कैसे सकते हो, वी कैन गो फॉर वेट लाइमस्टोन स्क्रबिंग। Wet limestone scrubbing etc. is a method in which a limestone slurry is passed on, or the flue gas is passed through the limestone slurry that helps to capture sulfur dioxide, right? दूसरा क्या हो सकता है, dry sorbent injection etc. Sorbent powder can be injected directly into the flue gas or flue gas ejection systems, जहां पे ये sulfur dioxide को absorb कर सकते हैं, या सी वाटर बेस्ड सिस्टम्स हो सकते हैं जहां पर नेचुरली फ्लू गैस को सी वाटर में मिक्स करके सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराया जा सकता है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी एमिटेड, ये भी एक एस्पेक्ट है जो किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ मेथड वेयर वी कैन एनहांस द यूज ऑफ क्लीनर कोल। क्लीनर कोल का मतलब है वी कैन रिड्यूस सल्फर बिफोर द कोल इज बीन बर्न। देखो इसमें मेथड पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफली बताता हूं। तो सबसे पहले हम करते क्या है इस पूरी मेथड में, डीसल्फराइजेशन में, सबसे पहले वी गो फॉर कोल क्लीनिंग। इसमें कोल क्लीनिंग भी होता है, कोल ब्लीचिंग भी होता है। इसमें प्रिसाइसली बिफोर द कोल इज बीन सेंट इनटू थर्मल पावर प्लांट इट इज बीन वॉश्ड, और इट इज ऑल्सो बिकम कोल washing, right? During washing the coal is treated with various different types of the organic solvents, water etc. so as to reduce the amount of sulfur. अब जब the sulfur which is present in the coal
ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये इजी हो जाएगा यहां से सल्फर डाइऑक्साइड, इससे जब सल्फर ही प्रेजेंट नहीं तो सल्फर आफ्टर कंबशन सल्फर डाइऑक्साइड बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, यूजिंग ग्रेडेड कोल। ग्रेडेड कोल में ईज ऑफ क्या होता है कि इस तरीके का कोल ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, दैट ऑल डिफरेंट पीसेस ऑफ द कोल दे आर बीन सेपरेटेड अपार्ट। जब हम कोल बर्न करते हैं तो सारे पीसेस एक साइज के नहीं होते, कुछ बड़ा है, कुछ छोटा, कुछ और छोटा, कुछ और छोटा, तो all different sizes of the coal, they are being graded apart, they are being separated, or different slurries, or we can say different platforms of this coal is being created. Platforms मतलब छोटे कोल का अलग, फिर बड़े कोल का, फिर बड़े कोल का, फिर कोल। इसमें ईज क्या होती है, अगर मिक्स्ड कोल को बर्न करते हैं तो उसको कंबस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इजी नहीं है मिक्स्ड कोल को कंबस्ट करना। छोटा वाला कोल जल जाएगा, बड़ा वाला कोल जल ही नहीं पाएगा, वो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वहां तक पहुंचेंगे। इससे बेटर क्या होता है, छोटा कोल पहले प्रॉपर्ली बर्न करो, क्योंकि उसको बर्न करना इजी है, फिर उसकी हीट से बड़ा कोल बर्न होना स्टार्ट हो इवेंचुअल प्रोसेस से, सो दैट वी कैन रीच अप टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ग्रेडिंग करके कोल की हम यहां पे उसको यूज कर सकते हैं। प्लस वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ स्लरी, कोल स्लरी। स्लरी का मतलब क्या है, एक तरीके से वेट कंडीशन से या एक तरीके से पेस्ट लाइक कंडीशन क्रिएट कर दें कोल की, उसको मिक्स करें, ग्रेड करें, वॉश करें, ग्रेड करें, स्लरी लाइक कंडीशन क्रिएट कर दें, बर्न कर दें। यूजुअली क्या होता है कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में, जब कोल या अनग्रेडेड कोल को बर्न हम करते हैं तब हमको सल्फर मिक्स करना पड़ता है उसमें, सो एज टू एनहांस कंबशन ऑफ द कोल ऑल्सो, राइट। यहां पे जब वॉशिंग कर दी जाती है तो सल्फर जो कोल में इनहेरेंट होता है, सल्फर यूजुअली प्रेजेंट होगा हर उस सब्सटेंस में जो जियोलॉजिकल ओरिजिन का है, जो अर्थ से निकला है, अर्थ बाउंड है। तो अर्थ बाउंड रॉक के जैसे कोल होता है, तो सल्फर इज नेचुरली प्रेजेंट विद द कोल इटसेल्फ। वो सल्फर को हम वॉश ऑफ कर देते हैं। वॉश ऑफ करने के बाद भी अगर हम कोल को ग्रेड नहीं करेंगे तो भी वो कोल सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है। तो ग्रेड करने से भी हम सल्फर डाइऑक्साइड प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। द थर्ड मेथड, इन सब के बाद जो फ्लू गैस में सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है उसको लाइमस्टोन या सी वाटर, इसको यूज करके हम कैप्चर करा सकते हैं। इससे इवेंचुअली होगा क्या, जो फ्लू गैस है, जो एमिशन है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, प्लस पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एटसेट्रा ये सब कम हो जाएंगे। अब इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का, तो सल्फर डाइऑक्साइड के जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। प्रिसाइसली सल्फर डाइऑक्साइड प्रॉब्लम्स को अगर समझोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड से होने वाले प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या क्या हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड से वी कैन चेक एसिड रेन लाइक कंडीशन, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ बाइंड होता है, वहां पर वो एसिड रेन एटसेट्रा का क्रिएशन करता है। सेकेंड थिंग दैट वी कैन डू ओवर हियर और दैट कैन बी डन, द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द फॉग लाइक कंडीशंस, स्पेसिफिकली स्मॉग लाइक कंडीशंस, इसमें भी रिडक्शन हो सकता है, ऑल्दो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, राइट। स्मॉग एटसेट्रा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिस पर प्रॉब्लम हमको सल्फर डाइऑक्साइड से हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। द ओवरऑल क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीइंग क्रिएटेड दैट मे बी बिकॉज ऑफ सल्फर एरोसॉल्स आल्सो। जो ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होते हैं फ्लू गैस से, जो पार्टिकुलेट मैटर के जैसे काम करते हैं, इन सबको भी कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। जो क्लाइमेटिकल सिस्टम्स को चेंज कर सकते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन टेंडेंसीज को ऑल्टर कर सकते हैं, वो सारी कंडीशंस को हम चेंज कर सकते हैं। सो सल्फर डाइऑक्साइड, अगर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के एडवांटेजेस को देखोगे तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के ये सारे एडवांटेज हैं, दैट हेल्प इन डिकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड कर्बिंग एयर पोल्यूशन। तो ये सारी कहानी भी हम लिख सकते हैं, दैट हाउ इट विल हेल्प इन कर्बिंग एयर पोल्यूशन, प्लस उसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। जो कहानी हमने देखी दैट द एनर्जी जनरेशन, इंडस्ट्रियल जनरेशन की ये सारी जो स्टोरी है, दैट कैन ऑल बी written over here with the question, जहां पे इसको मेंटेन कर सकते हैं, right? We can reduce air acid rain conditions, we can reduce particulate matter, compliance with the industrial standards can be taken up. All of this, they can be advantages with the
इंडस्ट्रियल एंड दी थर्मल पावर जनरेशन से, राइट। ये एक मेजर क्वेश्चन है। देन एक क्वेश्चन और है हमारे पास विच इज रिलेटिव टू हाउ डू द बायोडाइवर्सिटी लॉ इन इंडिया हेल्प इन इंश्योरिंग इट्स प्रोटेक्शन एंड व्हाट आर द प्रोविजंस, how are the provisions of Biodiversity Amendment Act 2023 different from those of 2002, right? So precisely in India, the conservation of biodiversity इसमें there are multiple initiatives. जो precise इनिशिएटिव लिया है हमने फॉर द ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्टार्टेड इन इंडिया विद द 1952 फॉरेस्ट पॉलिसी, जहां पे वी स्टार्टेड कंजर्विंग फॉरेस्ट। ऑल्दो ये डायरेक्ट एम्फेसिस नहीं है, ये इनडायरेक्ट एम्फेसिस है, इसमें कहीं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बोला नहीं है, बट देन टू इट इज कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ और इट इज कंजर्विंग द फॉरेस्ट, सो बायोडाइवर्सिटी इन टर्न कंजर्व होती है। From here, we reached up to 1972, where we have the Wildlife Conservation and Protection Act. ये Wildlife Conservation and Protection Act 1972 के थ्रू हम the species of flora and fauna in the wild, they were conserved, they were protected, right? इसके बाद हमको देखने मिलता है 1992 में formation of Convention of Biodiversity अंडर द रियो समिट, राइट, जिसने इंटरनेशनल नॉर्म्स क्रिएट किए फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसको हमने फॉलो किया सिंस 1994। वी बिकेम द पार्टी टू कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी, और उसके बाद इन द ईयर 2002 वी क्रिएटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, राइट। इसमें लेटर ऑन 2010 में कार्टागेना प्रोटोकॉल फॉर बायोसेफ्टी, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, और 2014 में नागोया प्रोटोकॉल इंटरनेशनल लेवल, which also helps in conservation of the biodiversity. National Biodiversity Act directly help करता है for overall conservation of the biodiversity in the country, which simply helps in establishment of National Biodiversity Authority, which becomes the apex organization towards conservation of the biodiversity, which then helps in, or which then supervises the implementation of biodiversity conservation at the state level through state biodiversity boards. ये इसका एक aspect है where the actual implementation is being done at the level of district biodiversity management committees. तो एक 3-tier स्ट्रक्चर बनता है, एंड द डिस्ट्रिक्ट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज ऑल्सो ब्रिंग्स इन द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज और ग्राम सभास and gram panchayats or even municipals, so in the overall conservation of the biodiversity in India. ये एक basic structure बनता है, right? इसमें the sharing of the Cartagena protocol, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट और नागोया प्रोटोकॉल, उसको इन्फ्लुएंस भी करता है, राइट। कार्टागेना प्रोटोकॉल किसी भी कंट्री के बायोडाइवर्सिटी की बायोसेफ्टी में हेल्प करता है, सो दैट द थ्रेट, एनी काइंड ऑफ द बायो थेफ्ट इज नॉट बीन परफॉर्म। मतलब क्या है, कहीं से किसी कंट्री की बायोडाइवर्सिटी ले जाओ, उसको कमर्शियली यूज करो, उसका कमर्शियल वायलेशन करो, और फिर उसके बाद पेटेंट्स बना के उस कंट्री को उस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स को यूज करने के लिए स्टॉप करो। जैसे फॉर एग्जांपल बासमती तासमती का एक
बड़ा पुराना एग्जाम्पल है। करकिमा या टर्मरिक जिसको आप बोलते हो, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट। टर्मरिक इंडिया में मिलती है या ओरिएंटल ओरिजिन की है या मोस्टली ट्रॉपिकल ओरिजिन की है। यहाँ से ले जाके यूएस बेस्ड कंपनीज ने टर्मरिक के कुछ प्रोडक्ट्स को पेटेंट करा लिया और फिर टर्मरिक के यूज को चैलेंज करने लगे दैट इंडियन कुजीन कैन नॉट यूज टर्मरिक बिकॉज टर्मरिक इज पेटेंटेड बाय द यूएस बाउंड कंट्रीज। ये हमारी बेसिक बायोडाइवर्सिटी है, हम यूज करते हैं, वो हमारी बेसिक हर्ब है, राइट। सो यहाँ पे कार्टेगिना प्रोटोकॉल फॉर बायोसेफ्टी, ये सारी चीजों में भी टर्मिनेशन। प्लस कई बार जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा के फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो बीटी कॉटन का जब फॉर्मेशन हुआ तो बहुत सारे जो बाहर जो यूएस बाउंड कंपनीज थे मोंटेना के, वो सब इंडियन वेराइटीज ऑफ कॉटन को ले गए और वहां ले जाके उन्होंने सिर्फ उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया और फिर इंडिया में बेचने लगे विदाउट एनी परमिशन। वो लेके गए यहाँ से और दे हैव अल्टर्ड इट। तो वो कार्टेगिना प्रोटोकॉल उसको रोकता है, बायोसेफ्टी देता है। प्लस नागोया प्रोटोकॉल यहाँ पे इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स को के बारे में बात करता है। बेनिफिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, इट कैन बी शेयर्ड बाय एवरीवन बट नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन, राइट। ये नागोया प्रोटोकॉल बोलता है। बाद में इसी में वी हैव क्रिएटेड 2015 onward we had the Aichi biodiversity target under Convention for Biodiversity for holistic conservation of biodiversity at the international level, जिसमें 2023 में after the COP of Convention for Biodiversity the Cunnington-Montreal framework बनाया हमने for conservation of biodiversity by 2030, जिसमें 30 by 30 का प्लान लिया है। एटलीस्ट 30% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन एट द इंटरनेशनल लेवल मस्ट बी कंजर्व्ड बाय 2030। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं एंड दीज इनिशिएटिव्स हेल्प इन ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आल्सो। अब इंडिया में सिर्फ फॉरेस्ट पॉलिसी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 2002 का जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, उसके पहले हमारा फॉरेस्ट एक्ट भी है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है 1986 का जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करता है। एक्चुअल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक 3-tier स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। ऑल ऑफ दीज दे आर द इनिशिएटिव्स व्हिच आर बीइंग टेकन अप फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नाउ 2002 में जो बेसिक बायोडाइवर्सिटी एक्ट बना था उसमें प्रोविजंस क्रिएट किए गए थे फॉर बायोसेफ्टी, प्रोविजंस क्रिएट किए गए थे फॉर द यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑल्सो प्रोविजंस क्रिएट किए गए थे फॉर पेनल्टीज दैट कैन बी इम्पोज्ड इफ देयर इज अ बायोथेफ्ट एटसेट्रा, राइट। ऑल ऑफ दीज 2023 में उसमें थोड़े से हमको अमेंडमेंट्स देखने मिलते हैं। अब वो अमेंडमेंट्स क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं प्रिसाइसली, राइट। द फर्स्ट थिंग दैट इज बीइंग ब्रॉट डाउन ओवर हियर इन 2023, द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑफेंसेस, राइट। इनिशियली वेरियस कैटेगरीज ऑफ द ऑफेंसेस वर डिफाइंड, ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। Offenses specifically relative to bio-theft or those which are posing any kind of the biosafety related aspect, right? Any kind of the biodiversity resource has been taken up from any country without permission and is being utilized or is being transferred and then the patents are being posed over there. तो उसमें अलग अलग provisions थे, domestic के, international के अलग अलग provisions थे और वो control नहीं कर पाता था। तो अभी इसमें क्या किया, इसमें बाद में जाके ये किया कि हमने we have created a simple discrimination। इसमें पहले penal penalties थे प्लस punitive penalties भी थे, जहां पे penal penalties में approximately maximum up to 10 लाख रुपीस फाइन किसी भी कंपनी, कॉर्पोरेट या किसी इंडिविजुअल पे लगाया जा सकता था, राइट। बट अभी क्या है, इसमें ये फाइन बढ़ा दिया है, इट कैन रीच अप टू 1 करोड़। पहले 2 to 5 years का एक पनिशमेंट हो सकता था, अब वो पनिशमेंट हटा दिया, सीधा सीधा imposition of the penal penalties has been taken up। ये हो गया। दूसरा क्या है, पहले जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स थे आयुष एटसेट्रा के, जो 2002 के एक्ट में जो भी आयुष प्रैक्टिशनर्स थे, अगर किसी तरीके की हर्ब या किसी तरीके के ट्रेडिशनल बायोडाइवर्सिटी को यूज करते थे तो उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और फ्रॉम दी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। पहले स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को प्रपोज करेंगे, फिर वो भेजेगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी में, फिर वो परमिशन देगा, ऑब्जेक्शंस लेगा, सारी चीजें करेगा। अभी क्या है,
2023 में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स हैं उनको बस वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी में, एंड देन दे आर लायबल टू यूज और दे हैव बीन गिवन परमिशंस टू यूज द ट्रेडिशनल बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट इन इंडिया। उसका यूज भी कर सकते हैं, उसका कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं, कीपिंग इनटू एनबी एज वन ऑफ द मेजर सब्सिडरी टू द बेनिफिट्स गेन फ्रॉम कमर्शियल, राइट। या इसमें एनबीए डेफिनेशंस दे सकती है, बट अब प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी रिसर्च या किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज करने के लिए, जो यहाँ पे आयुष मेडिसिन एटसेट्रा को बढ़ाएगा इनफैक्ट, राइट। प्लस द हार्मोनाइजेशन विद अदर लॉज, स्पेसिफिकली 2002 सिर्फ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की तरफ देखता था और चीजें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और पोल्यूशन एक्सेट्रा के कोई एस्पेक्ट्स को नहीं बात करता था। अभी यहाँ पे क्या है, ऑल डिफरेंट लॉज आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, स्पेसिफिकली इसमें जो आईपीआर लॉज, राइट, उन सबको देखना जरूरी है, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी, इट्स यूज एंड देन द आईपीआर, ये दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं, दे गो इन टैंडम विद ईच अदर। तो जब ये होगा then you have to, then 2023 के एक्ट के बाद we can bring in that harmonization also, right? Plus the intellectual property right related processes, earlier 2002 के एक्ट तक we had to take a prior approval from the National Biodiversity Authority, right? but अभी क्या है, किसी भी IPR को फाइल करने के लिए पहले IPR को किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करने या किसी भी ट्रेडिशनल बायोडाइवर्सिटी को यूज करने के लिए एनबीए का प्रायर परमिशन चाहिए। फिर उसके बाद आप अगर उससे कोई बेनिफिट गेन करते हो तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स या कोई पेटेंट को लॉन्च करने के लिए एनबीए से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। पूरी प्रोसेस पहले एनबीए से करो, एनबीए बोलेगा तो फिर करो। अभी क्या है, द ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स और द ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स कैन यूटिलाइज बायोडाइवर्सिटी, फिर वो आयुष को मेंशन कर सकते हैं कि ये इसके बेनिफिट है। आयुष इमीडिएटली उनको पेटेंट्स फाइल करने में हेल्प करेगा। नाउ आयुष डज नॉट रिमेन्स एज एन अप्रूवर, इट जस्ट रिमेन्स एज अ सब्सिडरी ऑफ फाइलिंग द पेटेंट्स। इसमें क्या होगा, जो ट्रेडिशनल पेटेंट्स हैं उसकी प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन बायो रिसोर्सेज हैज आल्सो बीन टेकन अप। 2002 में we didn't spoke about any regulation over the foreign bioresources. Foreign bioresources specifically जब इसकी बात करते हैं, मतलब genetically modified organisms जो foreign origins के, जो यहाँ पर आएंगे, ग्रो होंगे, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के साथ compete होंगे, बीटी कॉटन की बात करें, उनको रेगुलेट करने के लिए सिर्फ GEAC था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, विच वॉज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो भी सिर्फ सुपरवाइजरी रोल में था, रेगुलेटरी रोल में तो कुछ था ही नहीं। अभी क्या है, Biodiversity Act को to conserve the biodiversity, the foreign, any kind of the foreign bioresource, if it is being utilized, right, or any kind of the Indian resource used at the foreign level, दोनों का regulation National Biodiversity Act के थ्रू हो सकता है, and acquired benefit sharing की concept के थ्रू। अगर इंडिया का कोई रिसोर्स है, यूएस यूज कर रहा है या यूएस की कंपनी यूज कर रही है, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें इंडिया काउंटर पार्ट्स को इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग पे रखना होगा। ये एक एस्पेक्ट भी यहाँ पर हमको देखने मिलता है थ्रू 2023 एक्ट, राइट। प्लस 2023 अमेंडमेंट हैज आल्सो स्ट्रेंथन द ओवरऑल रोल ऑफ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड पहले ज्यादा एडवाइजरी जैसे थे, अब थोड़ा सा टेथर कर दिया, उसको और इम्प्रूव कर दिया, राइट। दे कैन डायरेक्टली टेक एक्शंस ओवर एनी काइंड ऑफ द वायलेशंस हैपनिंग इन केस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का डेफिनेशन भी, बाय प्रोडक्ट्स, डेराइवेटिव, किस एक्सटेंट तक ये हो सकता है, इन सारे के डेफिनेशंस भी 2023 एक्ट ने बताया। तो 2023 का जो बेसिक एक्ट है वो ज्यादा इंप्रूव्ड एस्पेक्ट में आता है 2002 के एस्पेक्ट, जो लूप होल्स थे उनको। पर अभी भी 2023 के एक्ट ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बता दिया, लेकिन अभी भी जब हम बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स एंड इट्स यूटिलिटी की बात करते हैं या बायोडाइवर्सिटी वैल्यू की बात करते हैं, तो अभी भी ये डिफाइन नहीं हुआ। हमारे बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट सिस्टम्स डू वी हैव फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट, प्लस वी हैव द सिस्टम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट डू वी हैव एनी काइंड ऑफ द सिस्टम फॉर क्रिएटिंग अ प्राइसिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट में बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू और उसका इकोनॉमिक वर्थ, अभी भी ये सारी बातें ये नहीं करता है
जो हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो उसका एक मेजर चैलेंज है। अभी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैलेंजेस हमारे पास होंगे, जैसे कि एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउ टू स्ट्रेंथन द डिस्ट्रिक्ट कमिटीज। अभी हमने स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को तो स्ट्रेंथन किया, उनको पिनल पावर्स तो दिए, लेकिन अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं वो ज्यादा इंप्लीमेंटेशन रोल्स पर लगे हुए। कई बार बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड वायलेशंस अगर होते हैं तो उस पर डायरेक्टली प्यूनिटिव एक्शंस डिस्ट्रिक्ट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज नहीं ले पाती हैं। देन दे हैव टू डिपेंड अपॉन एनबीए और इवन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और इवन फॉर ग्रीन ट्रिब्यूनल टू टेक अप एक्शंस अगेंस्ट दैट, जिसमें क्या होता है डिलेड होता है। डिलेड जस्टिस से कई बार जो प्यूनिटिव एक्शंस होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते हैं। एंड मेनी अ टाइम्स बायोथेफ्ट के केस में जब कोई एक बायोलॉजिकल रिसोर्स को उठा के हमारे यहाँ से दूसरी जगह ले जाता है, उसका आईपीआर पोस्ट कर लेता है। अगर प्राइमरी लेवल पे ही प्यूनिटिव एक्शंस ले लिए जाएं तो लेटर ऑन एडवर्सिटीज नहीं होते हैं। या भाई आपने कोई चुरा के ले गया, आपने देखा, उसके अगेंस्ट इमीडिएट ऑफेंसेस को क्रिएट कर दिया। जब ऑफेंसेस को क्रिएट कर दिया तो फर्दर उसके रिसर्चेस और उसके पेटेंट्स को चैलेंज किया जा सकता है बेस्ड ऑन द ऑफेंसेस ऑफ बायोसेफ्टी दैट इट हैज क्रिएटेड। वो कई बार बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के पास पहुंचते पहुंचते उस पर एक्शन लेते लेते उनके पास आईपीआर के चांसेस बन जाते हैं और वो पेटेंट ग्रांट भी हो जाता है। पेटेंट चैलेंजेस की जो टाइमलाइन है वो मैच नहीं कर पाता है। तो अभी भी ये सारे चैलेंजेस हैं। डिस्ट्रिक्ट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को भी थोड़े से पीनल एक्शंस दे करके कंट्रोल करना पड़ेगा, बायोसेफ्टी को इंप्रूव करना पड़ेगा। प्लस अभी तक जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है उसके अगेंस्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए, क्योंकि अभी भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की जब भी बात आती है तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। राइट, वी डू से दैट फाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम कंट्रोल करते हैं या इट शुड बी डन विद अ प्रॉपर इकोलॉजिकल रिसर्च व्हिच इज बीन टेकन अप, फाइन। इसको कंट्रोल करने में सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशंस भी हैं, इसको कंट्रोल करने में डीबीटी डीएसटी इसके टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। लेकिन वी आर इन अ पर्टिकुलर स्टेट, जैसे अभी देख, अभी एक बहुत बड़ा प्रेशर है ओवर द इंडियन एग्रीकल्चर राइट नाउ, वेयर द यूएस बाउंड टैरिफ और यूएस वांटेड the Indian agricultural companies to open up their market and let the genetically modified organisms enter into Indian agricultural market. जो पिछले 2004 से वो 2025 आ गया, अभी भी for last 21 year they are trying to push it and we are trying to resist. एक बार एंट्री दी थी, we have seen the overall biotheft and we keep on that particular line only, that we cannot afford any kind of the biotheft as far as the biodiversity of the country is considered, because it is a naive biodiversity, unexplored biodiversity, and we wanted to explore first rather than any particular other country. So we have somehow curtailed the genetically modified organisms in India. लेकिन कब तक? कहीं ना कहीं in future you will require genetically modified organisms, and then we are developing genetically modified organisms also, right? वो जो राइस वेराइटीज को हमने डेवलप किया अभी, राइट, एक कुछ तो जेनेटिकल एडिटिंग से आए, कुछ राइस वेराइटीज हमारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन से आए, फिर वो जो मस्टर्ड वेराइटी थी जो हमने डेवलप की जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से, ये सारे वेराइटीज क्या हैं? ये सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज हैं। तो ये हिपोक्रेसी हो जाती है कई बार, हमारे इंडिजिनियसली डेवलप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है उसको डेलिबरेटली रेजिस्टेंस मिलता है, ग्लोबल रेजिस्टेंस मिलता है, या डेलिबरेटली उसके आईपीआर राइट्स को चैलेंज करते हैं ये कंपनीज। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बनता है। अभी भी ये सारी चीजों का आंसर हमको नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट से नहीं मिलता है, जो इसके फर्दर चैलेंजेस में से, बट देन टू इट हैज इंप्रूव्ड अपॉन एंड इट हैज क्रिएटेड मच मोर बैलेंस टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन 2023 का अमेंडमेंट, राइट। देन फिर एक सिंपल क्वेश्चन है विच इज अ प्लेन सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ 29 सेशन ऑफ COP, United Nations Framework Convention for Climate Change, and what are the commitments that India has add on to? ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं, इसमें सीधे सीधे कंटेंट की बात होती है। कुछ क्वेश्चंस का नेचर ही होता है जो कंटेंट बेस्ड ही होता है। ये वो क्वेश्चन है which is a content based question। कंटेंट को प्रॉपरली अरेंज कर दोगे तो आंसर्स है। इसमें प्रेजेंटेशन ही इसका प्रेजेंटेशन या कॉन्टेक्स्ट ही इसका कंटेंट है, राइट। तो करंट बेस में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वी हैव टेकन अप न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल हैज बीन स्पोकन ऑफ। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल का मतलब है गेनिंग
more climate finance, जिसका टारगेट रखा है of having a target of 1.3 trillion which is being required. अब ये climate finance में not only climate finance but adaptive finance भी की भी बात होती है यहाँ पे, where the countries जो climate change से eventually धीरे धीरे disasters की तरफ जा रहे हैं, उन सारे countries को कहीं ना कहीं contain करना पड़ेगा, control करना पड़ेगा. किस चीज को? They have to bring in more amount of the finances towards maintenance of their infrastructure or rebuilding their infrastructure which are lost due to climate disasters. तो अभी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स में जो डेवलपिंग कंट्रीज को रिक्वायरमेंट है फॉर द टेक्नोलॉजीज और फॉर द ओवरऑल मेथड्स टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, इन सब में एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है, which has been spoken of under the new collective quantified goal that we require more funds or technologies with more climatical values, जिससे हमको एक एडवांटेज मिले, the advantage of developing these technologies at a faster rate so that हम अपने emission targets को भी fulfill कर सके. तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर की एक कॉन्सेप्चुअल टाइमलाइन दी है. अभी तो हमारे पास 110 बिलियन डॉलर्स का ही फंड मिला था एज अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन 2022, राइट, जिसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे. The actual transparency in the climate finance वो हमेशा क्वेश्चन मार्क में रही है ग्लोबल लेवल पे. जो डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पे या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे दे रहे हैं, उसमें भी कई बार बहुत सी डूबियस फंडिंग्स भी. तो ये डूबियस फंडिंग्स होने के रीजन से ही, या ऐसी फंडिंग्स भी हैं जो बहुत क्लियरली मार्क्ड क्लाइमेट फंडिंग के जैसे नहीं, राइट. तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल डिफाइन किया. अभी तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें बोला है कि आफ्टर 2035 दे विल स्टार्ट गिविंग टेक्नोलॉजीज वर्थ 3000 बिलियन एवरी ईयर. अभी तब तक तो ये 100 बिलियन यूएस डॉलर का चलेगा. इस पे डिस्कशंस हो रहे हैं. न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स को और कैसे अडैप्ट करेंगे, इस पे फर्दर भी डिस्कशंस ये कंट्रीज करेंगे. प्लस COP29 has also established the carbon market framework where under the Paris Agreement Article 6 have been reframed. Article 6 में Article 6.2 और 6.4 के थ्रू the market systems were created, but अभी Article 6.8 में voluntary carbon markets का establishment हुआ है. अभी eventually अगर आप देखोगे तो कार्बन मार्केट्स का मतलब क्या है? कार्बन ट्रेडिंग से है. सिंपली ये कार्बन ट्रेडिंग तो दो तरीके से हो सकता है, आइदर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज और ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज का सिंपल स्टैंडर्ड है 6.2 के थ्रू दे कैन, आर्टिकल 6.2 के थ्रू जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे कैन go for mutual understanding and development of a clean energy methods और उसके थ्रू फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं. एक म्यूचुअल कॉपरेशन हो सकता है डेवलप कंट्रीज का. डेवलपिंग कंट्रीज यहां पे क्या कर सकते हैं? क्लीन एनर्जी डेवलप करेंगे. क्लीन एनर्जी डेवलप करके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज को बताएंगे. उसके थ्रू उनका जो एमिशन रिडक्शन होगा उस एमिशन रिडक्शन की ट्रेडिंग हो सकती है. ये दूसरा मेथड है. ये आर्टिकल 6.4 है. ये पहले से ही थे. लेकिन इन सब में जो कार्बन मार्केट्स थे उनमें सबसे बड़ा इशू क्या है कि गवर्नमेंट्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, गवर्नमेंट्स के ऊपर बर्डन ज्यादा है. अभी एमिशन रिडक्शन का टोटल बर्डन गवर्नमेंट्स ने ले रखा है और गवर्नमेंट्स अलग अलग सेक्टर्स के थ्रू सेक्टोरल इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और पब्लिक इनिशिएटिव्स लेके क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट और इन सारी चीजों के लिए काम कर रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सफिशिएंट इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते, जो एक फेलियर का चांस बन जाता. तब गवर्नमेंट्स को एक इनिशिएटिव ये भी लेना होगा कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो मेजर कॉर्पोरेट्स हैं जिनका अपना कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, उन पर एक रेगुलेशन लेना होगा. बिकॉज किसी भी गवर्नमेंट का जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू, वो तभी फुलफिल होता है जब वो वहां की कंपनीज के एमिशन को कम कर सकता है. इंडिया का अगर एमिशन है तो इंडिया का एमिशन सबसे ज्यादा किससे? कोल, थर्मल पावर जनरेशन से. तो रादर देन कि अब गवर्नमेंट्स ये करें कि हम कोल को कम करवाएं और कुछ करें और फंड करें और सारी चीजें करें, तो गवर्नमेंट के प्रेशर्स बने रहेंगे. और दूसरी तरफ क्या, एनटीपीसी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है वो तो अपना इलेक्ट्रिसिटी बना के अपना बेनिफिट निकाल के मार्केट से साइड में बैठा हुआ, उसके स्टॉक्स तो बढ़ रहे. अभी क्या है,
गवर्नमेंट्स एक मैकेनिज्म पेरिस एग्रीमेंट में ये भी बनता है और वो है वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स। मतलब क्या है, गवर्नमेंट्स को बाईपास करके भी जो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में एनटीपीसी है, बाहर जाते हैं यूएसए में कोई कंपनी है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की बात करो चलो, तो माइक्रोसॉफ्ट हैज डेवलप्ड से अ पर्टिकुलर प्लांट विच विल रिड्यूस कार्बन, सोलर प्लांट ही डेवलप कर। दूसरी तरफ एनटीपीसी को गवर्नमेंट ने अपना एक नेशनल कार्बन मार्केट बना के एनटीपीसी को टारगेट दे दिया है कि तुमको भाई कार्बन कम करना पड़ेगा। तब क्या है, एनटीपीसी इसके प्लांट को फंड कर सकती है और ये अपने कार्बन क्रेडिट्स को एनटीपीसी को ट्रांसफर कर सकता है। ये मेथड क्या होगा, कंपनीज खुद डायरेक्टली, अभी तक गवर्नमेंट्स ही देख रहे थे फॉर दी रेगुलेशन ऑफ द कार्बन, उसी को करते थे, अब कंपनीज भी पार्टिसिपेटरी बन जाएंगी विच वाज मोर रिक्वायर्ड राइट नाउ। इससे गवर्नमेंट्स के बर्डन भी कम होंगे, फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स भी इजी हो जाएंगे, इजी फ्लो ऑफ फाइनेंस हो सकता है कंपनीज के बीच में या एनजीओस के बीच में या कॉर्पोरेट्स के बीच में, इजी एमओयूज का फॉर्मेशन हो जाता है। गवर्नमेंट्स के लिए वो एक टीडियस प्रोसेस होती है और इजीली ये अपना काम कर सकते हैं थ्रू बिजनेस, राइट। तो ये कार्बन मार्केट्स में वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स को लेके आए विच इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ COP29 also, right? Plus Baku adaptation roadmap and global adaptation fund has been global goal on adaptation has also been created for creating resilient structure towards climate conditions also. बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव भी लिया है जिसमें फार्मर्स और उनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनिशिएटिव लिया है सो दैट जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है उसको क्रिएट किया जा सके। देन क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन हैज आल्सो बीन टेकन अप जिसमें क्लाइमेट फाइनेंस फंड क्रिएट हमने किया है और बाकू वर्क प्लान फॉर इंडिजिनस वॉइसेस जहां पर जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट में हेल्प करना है। ये सारी चीजें इनिशिएटिव हमने लिए हैं। इंडिया ने अपना कमिटमेंट रखा है दैट अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रखा है दैट इट हैज सेड दैट वी विल बी अचीविंग 50% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय 2030। ये कमिटमेंट हमने अपने एनडीसी में लिया है और वो उस एनडीसी पर हम चल रहे हैं। वी हैव आल्सो क्रिएटेड इंडिया स्वीडन इंडस्ट्री इन ट्रांजिशन पार्टनरशिप ITP जो इंडस्ट्री लीड आईटी जो हमारा इनिशिएटिव था 2022 का उसी का एक एक्सटेंशन जैसा है, राइट। फिर इंडिया ने सपोर्ट फॉर दी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, इसके लिए भी एक अपनी वॉइस रेज की और बोला है दैट दे आर फेसिंग मच ऑफ द थ्रेट्स एंड दे मस्ट बी टेकन अप एट अ हायर कंसिडरेशन। वहां के कोरल रीफ कंजर्वेशन को, वहां के मैंग्रोव कंजर्वेशन को इंपॉर्टेंटली देखना होगा। दिस वी हैव आल्सो टेकन अप, राइट। देन one grid initiative has also been launched by India in 2009 in COP29। वो COP26 में आया था one grid, अब COP29 में हमने उसको और एक्सटेंसिव फॉर्म में लिया है जैसे कि नेशनल सोलर अलायंस या इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बनाया तो उसी के बेसिस पे वन ग्रिड अलायंस हम बनाना चाहते हैं सो दैट सिंगल ग्रिड एनर्जी जनरेशन एंड सिंगल ग्रिड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट हम बना सकें एटलीस्ट पार्टिसिपेटरी नेशंस में, सो दैट सबकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। प्लस ग्रीन वॉशिंग से जो मेजर प्रॉब्लम हुआ है, ग्रीन वॉशिंग मीन्स किसी भी क्लाइमेटिकल एक्शन को मिसलीड करना और वो वर्क नहीं किया लेकिन वैसा क्लाइमेटिकल एक्शन बता देना, दैट इज ग्रीन वॉशिंग। अभी ग्रीन वॉशिंग के थ्रू प्रॉब्लम्स हुए थे हमारे ग्रीन क्लाइमेट फंड में, हमको 119 बिलियन US डॉलर्स का एक ग्रीन क्लाइमेट फंड मिला लेकिन उसमें से भी मेजॉरिटी ग्रीन वॉशिंग था। जो एक्चुअल फंड मिला वो सिर्फ और सिर्फ 40 बिलियन डॉलर्स का था, फार 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 लेसर देन दी एक्चुअल टारगेट ऑफ 100 बिलियन डॉलर्स और ये 100 बिलियन डॉलर्स 2010 से प्रॉमिस्ड है। इसलिए अब द ग्लोब हैज केम डाउन टू अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट द कंट्रीज मस्ट बी प्रेशराइज्ड, द डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट बी प्रेशराइज्ड टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज और सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन जनरेटिंग क्लीन एनर्जी। उसके लिए The new collective quantified goal has been spoken of in 29। उसके लिए काम करना जरूरी है। ग्रीन वॉशिंग एटसेट्रा को हटाना होगा, कंपनीज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करना होगा, एक डोमेस्टिक क्लाइमेट
मैकेनिज्म बना के या डोमेस्टिक कार्बन मार्केट बना के इनिशिएटिव्स लेने होंगे सो दैट हम जो एक्चुअल वर्क है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज कैन बी मेड और इट कैन बिकम मोर रैपिड और फास्ट ऑल्सो। ये सारी चीजें 2024 के COP 29 में हमने डिस्कस की। राइट, दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चंस इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें 5 मेजर क्वेश्चंस हैं जिसको हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि कैसे हमको किसी एक पर्टिकुलर आंसर को अटेम्प्ट करना चाहिए या किसी एक पैटर्न ऑफ आंसर को अटेम्प्ट करना चाहिए। राइट, क्वेश्चन को लिखने के मेथड्स क्या हो सकते हैं, वेज एंड मीन्स क्या हो सकते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट कंटेंट, आप कैसे प्रेजेंट करते हो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। राइट, थैंक यू वेरी मच।